जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो नापना फिजूल है कद आसमान का। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये आपके लिए पहला ही चैप्टर है। आइए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। पाठ नंबर 1। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संख्याओं पर। संख्याओं का एक चार्ट बना देते हैं इस प्रकार से। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। इन्हें तो कहते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब अगर आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखें कि जैसे वातावरण पर अगर नज़र डालें तो आपको पता होना चाहिए, ये जैसे मार्कर है, ये बोर्ड है, कुर्सी है, दीवार है, फूल बने हुए हैं, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं और आप आँखों से उन्हें देख पा रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन में है तो ये क्या है? वास्तविकता है। ये क्या है? वास्तविकता है। अब जा रहे हैं हम काल्पनिक की तरफ। तो काल्पनिक क्या क्या होता है? काल्पनिक में आपने बहुत कम चीज़ें सुनी होंगी। वास्तविकता में नज़र डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मकान बना हुआ है, मकान किन से ईंटों से बना हुआ है, फिर उसमें दरवाजे लगे हुए हैं, जंगले लगे हुए हैं, इस प्रकार की अन्य सारी चीज़ें लगी हुई हैं, फूल बने हुए हैं। तो ये सभी क्या है? वास्तविकता दिखाई दे रही है आपको। वास्तव में दिखाई तो दे रहा है कम से कम। अब काल्पनिक पर अगर विचार करें तो काल्पनिक का ग्राफ बहुत छोटा है। कि जैसे कि आपने भगवान देखे हैं? नहीं देखे हैं, बस मान रहे हैं कि भगवान है कहीं ना कहीं। भगवान की आकृति कैसी है वो भी पता नहीं है, बस भगवान है। और क्या है? भूत, चुड़ैल, ये क्या है? ये काल्पनिक में जा रहे हैं। बाकी सब क्या है? वास्तविकता है। तो वास्तविकता है सबसे कम ग्राफ किसका है? काल्पनिक का। तो जिसका ग्राफ छोटा होता है बस वही चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब छोटा वाला एरिया हमें तैयार हो जाएगा तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो केवल अपनी मम्मी को पहचानता है। मम्मी के बाद परिवार के और सदस्यों के संपर्क में आता है, फिर और उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन एक छोटे से ग्राफ से वो स्टार्टिंग करता है। ठीक ऐसे ही हम छोटे से ग्राफ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वास्तविकता में देखें कि आपने ये देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। ऐसी हम लिख दें ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 7, ऋण का 8, ऋण का 9, ऋण का 10, ऋण के 11। ऐसे ही लिख दें 1/2, 3/5, 7/2, 8/3, 9/11। इस तरीके से लिख दिया। 1 सही 1/2, 3 सही 1/5, 1 सही 1/8, 1.2, 3.5, 8.5, 6.1, 6.7, 9.1। इस तरीके से लिख दिया। 1.22, 2.52, 8.02, 9.15, इस तरीके से लिख दिया। √2, √3, √5, √7 इस तरीके से लिख दिया।
तो ये सब क्या है, वास्तविकता है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अब काल्पनिक क्या है? काल्पनिक के बारे में विचार करें तो एक बार आप सोचिए कि जैसे हमने 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग किया क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऋण 1 का वर्ग किया तो कितना आएगा? तब भी 1 ही आएगा। धन ऋण 1 का वर्ग किया तो भी कितना? 1 ही होगा। अब किसी का भी वर्ग हमेशा यहाँ देखा धनात्मक आता है, ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग ऋण 1 हो, ऐसा कोई बताइए। तो ऐसा कोई नहीं होता, हमेशा वर्ग किसी का भी हो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर किसका निशान आएगा? रूट का, और रूट के अंदर आ गया -1। तो रूट के अंदर -1 आ गया। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, और जब ऋणात्मक चिन्ह के साथ आया इसका मतलब ये संख्या कैसी है? काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। इसी की जगह आप रख सकते हैं क्या? रूट की जगह लिख दिया i², कि इमेजिनरी लिखते हैं ना i से, इसीलिए लिख दिया i², और ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ गया, क्या बना? i बना। तो जब i बना तो यही आपको पहचान मिल गई कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -9, रूट के अंदर 11 रूट के अंदर -13, रूट के अंदर -16, या फिर 2i, 1/2i, 5/3i, -1/2i, -3/2i। तो वो संख्याएं जिनके रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह हो या उनके साथ i लगाओ, अगर ऐसी संख्याएं बनती हैं तो निश्चित रूप से वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक का ग्राफ देख रहे हैं आप, काफ़ी छोटा है, रूट के अंदर माइनस चिन्ह, और या वो लिखा होगा i के साथ। जो i के साथ लिखा है वो क्या संख्याएं हैं? वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं, अवास्तविक संख्याएं हैं। और कक्षा 9 में काल्पनिक संख्याओं आपके कोर्स में नहीं है। काल्पनिक संख्याओं के अलावा जो भी हैं वास्तविक संख्याएं हैं, इन वास्तविक संख्याओं पर आप विचार करेंगे। आपके काल्पनिक संख्याएं आपके समझ में आ गई होंगी। कौन कौन से दो वो प्रकार होंगे कि रूट के अंदर माइनस चिन्ह या वो i के साथ लिखी हुई संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। शेष बची हुई संख्याओं को आप जैसे भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस में, माइनस में, रूट में, दशमलव में, इस तरीके जैसे भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या संख्याएं होती हैं? ये सब होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और जो रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह या जो i के साथ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं का तो जो सिस्टम है वो बंद हो चुका आपको, ये आपके कोर्स में नहीं है। केवल आपने इस तरीके से याद कर लिया। अब कहीं अगर आपको कोई पूछी जाती है वास्तविक संख्या, तो हम देखेंगे कि रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए या i के साथ लिखी हुई संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वो इमेजिनरी नंबर है, जबकि हमें रियल नंबर पर विचार करना है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो आइए अब इधर देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं की तो बात खत्म हो गई। काल्पनिक संख्याओं की बात खत्म होने के बाद अब जो बची हुई हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वास्तविक संख्याओं का ग्राफ क्या कहता है वो देख लीजिए। नंबर 1 प्राकृत संख्याएं, नंबर 2 सम संख्याएं, नंबर 3 विषम संख्याएं, नंबर 4 भाज्य संख्याएं, नंबर 5
अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं को जो भी जिन्हें भी जानते हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दीजिए। आपको कक्षा 7 कक्षा 8 यानी जो बैक में क्लास आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में बताया जाता रहा होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं। तो ये सभी जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो वास्तविक संख्याओं के ये सभी भाग हैं। अब जितने भी भाग आपको दिए गए हैं इन पर विधिवत तरीके से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जब एक एक करके चर्चा करेंगे तो इसे मिटा देते हैं और आइए चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर कि नेचुरल नंबर क्या है। कहीं कहीं तो ऐसा शब्द लिखा होता है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं। गणनीय संख्याओं कोष्टक में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट गणनीय संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याएं कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो जो गणनीय संख्याएं हैं जिनसे आप गणना करते हैं, जिनसे आप गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्याएं जो भी हैं ये क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं का निर्माण हम देखेंगे कैसे होता है। एक में एक जोड़ दिया तो कितने मिल गए, 2। अब हमें बनाने हैं 3, तो 3 कैसे बनेंगे, 1 1 3 बार जोड़ दिया तब भी 3 बन गए, या 2 में 1 जोड़ दिया तब भी 3 बन गए। 4 बनाना चाहें तो 1 1 1 1 1 4 बार जोड़ दिया 4 बन गए, या फिर 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 बन गए, या फिर 3 में 1 जोड़ दिया तब भी 4 बन गए। इस तरीके से 5 बनाना चाहेंगे तो 1 1 1 1 1 5 बार जोड़ दिया 5 बन गए, या फिर 1 में 4 जोड़ दिया तब भी 5 बन गए, 2 में 3 जोड़ दिया तब भी 5 बन गए,
3 में 2 जोड़ दिया तब भी 5 बन गए। इस तरीके से आप सभी संख्याओं को बना सकते हैं। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 1 कैसे बनेगा। हमने कई सारे जीरो जोड़ना स्टार्ट किए, जीरो, और ये देखा कब 1 बन जाएगा। तो चाहे कितने भी जीरो जोड़ दिए जाएं, 1 बन के तैयार नहीं हो पाएगा। जब 1 बन के तैयार नहीं हो पाएगा तो ऐसा ज्ञान आपको सत्संग में दिया जाता है। सत्संग में 1 की जो व्याख्या है वो परमात्मा से की जाती है, यानी मालिक जो है वो 1 है, बाकी सब उसकी संतान है। ऐसा चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म के अंतर्गत मालिक की चर्चा किससे की जाती है? 1 से। तो ये 1 क्या है? वो खुदा है, 1 जो कई सारी आत्माओं को जोड़कर एक परमात्मा का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब परमात्मा का निर्माण नहीं हो पा रहा है, कई सारे जीरो जोड़ दिए और 1 बनने को तैयार नहीं है, अर्थात यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं कि 0, 1 प्राकृत संख्या नहीं है। 0, 1 प्राकृत संख्या नहीं है। इसकी खोज भारतवर्ष में हुई तथा आर्यभट्ट प्रथम ने की, जो पटना कोष्टक में बिहार के निवासी थे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्राकृत संख्याओं की टोटल जानकारी हो गई होगी। गणनीय संख्याएं जिनसे आप गणना करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 का जो समूह बन के तैयार होता है, वो समूह प्राकृत संख्याओं का समूह कहलाता है तथा इससे n से प्रदर्शित करते हैं। n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ये सब कर दिए। और इस तरीके से इन संख्याओं का निर्माण हो जाता है। 4 बनाना है, 6 बनाना है, 10 बनाना है, 100 बनाना है। लेकिन जब जीरो से किसी संख्या को बनाना चाह रहे हैं तो वो संख्या बन के तैयार नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या निकला कि 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। जब 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है तो और बाकी डिटेल क्या है कि 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। इसकी खोज भारतवर्ष में हुई, आर्यभट्ट प्रथम ने की, जो पटना बिहार के निवासी थे। हालांकि 0 पर और भी मतभेद हैं, वो भी हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। लेकिन हकीकत क्या है? जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश गए हुए थे। वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक आए हुए थे। अलग अलग देशों से वैज्ञानिक आके जब एकत्रित हुए तो वैज्ञानिक हुए या कवि हुए या और भी नेता लोग हुए, तो क्या करते हैं, ये अपनी यादाश्त या औरों के भाषण अथवा व्यक्तित्व को नोट करने के लिए डायरी आयरी साथ में ले जाते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग कोई डायरी आयरी लेके आए हुए थे। तो जगदीश चंद्र बोस के पास भी एक डायरी थी। जब वहाँ भाषण हो रहे थे तो उसी में से किसी टाइम मार्कोनी ने जगदीश चंद्र बोस की डायरी चोरी कर ली। और चोरी करने के बाद में मार्कोनी ने उस बुक का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक रेडियो का आविष्कार किया। लेकिन सबसे पहले इस रेडियो के बारे में जगदीश चंद्र बोस ने सोचा था। तो अगर कायदा से देखा जाए तो इसका सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जगदीश चंद्र बोस को। ठीक इसी तरह की एक कहानी है। एक 12 मेहर हुए हैं,
जिन्होंने शून्य के बारे में अपनी कॉपी में पहले ही से लिखे रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया, तब तक उनका स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया तो उनकी किताबों का अध्ययन आर्यभट्ट प्रथम ने किया और आर्यभट्ट प्रथम ने उस शून्य का आविष्कार किया। जब शून्य का आविष्कार किया तो वर्तमान में क्या जाना जाता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट प्रथम ने किया। तो इसका भी श्रेय ठीक तरीके से किसे? बारहमेर को जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो बुकों में और किसी में भी छप के आता है, वो जीरो की खोज भारतवर्ष में तो हुई, ये तो पता है, लेकिन किसने? आर्यभट्ट प्रथम ने की। ठीक है, नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचा है उसे लेकर फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।